साथियों, आज हम बात करेंगे मूल अधिकार की। मूल अधिकार को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। और क्या कहते हैं इसको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार कह लीजिए आप, या मूल अधिकार कह लीजिए, या फिर फंडामेंटल राइट्स कह लीजिए, तीनों बातें एक हैं। आइए तो हम पहले देखते हैं कि मूल अधिकार होता क्या है। वह अधिकार या वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मूल अधिकार। किसे? वह अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं और उनके देश के संविधान में उनका उल्लेख होता है। और क्या साथियों, मूल अधिकार जो होता है इसका संरक्षण सीधा सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है। मतलब साथियों, यदि हमारे आपके मौलिक अधिकार, मूल अधिकार का हनन होता है तो हम आप जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। किसके खिलाफ? हमारे मूल अधिकार के खिलाफ, यदि इसका हनन होता है तो। आइए अब हम बात करते हैं कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है साथियों। मूल अधिकार की उत्पत्ति साथियों होती है इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से। कहां से? इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा से। ये मैग्ना कार्टा क्या है साथियों? ये इंग्लैंड के मजदूरों को दिया गया एक विशेष अधिकार है। इंग्लैंड में मजदूरों ने अपने लिए कुछ अधिकारों की मांग की और उस अधिकारों को जब मान लिया गया इंग्लैंड की सरकार के द्वारा, तो उसको क्या नाम दे दिया गया? मैग्ना कार्टा। तो वहीं से मूल अधिकारों की उत्पत्ति होती है। अगर हम बात करें अपने भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार को कहां से? यूएसए से लिया गया है। कहां से साथियों? यूएसए से। यूएसए मतलब साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है? यदि आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए साथियों कि मूल अधिकार को कहां से हमारे संविधान में एक्सेप्ट किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? अमेरिका से या यूएसए से। अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत साथियों? भाग 3 के अंतर्गत। यहां पे लिख देंगे भाग 3 के अंतर्गत। और इसका अनुच्छेद कितना है साथियों? अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या आता है? हमारा मूल अधिकार। अब हमें यह जानना जरूरी है कि मूल अधिकार हमको कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो साथियों, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो उस समय हम सबको कुल 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। कितने? 7 मूल अधिकार। 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। लेकिन अगर हम यदि वर्तमान समय की बात करें तो इस समय भारत देश के नागरिकों को कुल केवल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 6 मूल अधिकार कहाँ? वर्तमान में कितने? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अब साथियों बात ये होती है कि एक मूल अधिकार हमारा कहाँ चला गया? तो साथियों संपत्ति के मूल अधिकार को, किसको? संपत्ति के मूल अधिकार को संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, किस संशोधन से साथियों? इसको आप जरूर याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो आप क्या बताएंगे?
44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 को क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया गया साथियों? 300A में इसको क्या घोषित कर दिया गया? संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। यदि अब आपको पूछ ले कि संपत्ति के मूल अधिकार को हटा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अब संवैधानिक अधिकार रखा गया है, तो आप क्या बताएंगे? 300A। क्या बताएंगे? 300A। और संपत्ति के मूल अधिकार को किस संशोधन के द्वारा प्रवर्तित किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो साथियों अब कितने हमारे पास मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। चलिए अब हम उन 6 मूल अधिकारों को बारी बारी से पढ़ते हैं। यदि आपको साथियों स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। साथियों अब हम बात करेंगे मूल अधिकार नंबर पहले की। पहला मूल अधिकार हमारा क्या है? समता व समानता का अधिकार। मतलब साथियों इस मूल अधिकार के तहत क्या है कि सब समान हैं। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 14 से 18 के अंतर्गत। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या है। ये साथियों अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या है। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि साथियों कि कानून सबके लिए समान है और सब पर क्या होगा? समान कानून लागू होगा। यदि हम मर्डर करते हैं या कोई गरीब मर्डर करता है या बहुत अमीर व्यक्ति मर्डर करता है तो सब पे वही समान चार्ज लगेंगे। मतलब विधि के समक्ष समान और विधि का समान संरक्षण है। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 15 क्या कह रहा है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब धर्म, मूल वंश, जाति व जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सबको समान समझा जाएगा। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 16 में क्या है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जैसे कोई परीक्षा हो गया, कोई भी सरकारी पद हो गया, उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलेंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद 17 में क्या है। अनुच्छेद 17 साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 17 भी और 16 भी। इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत। मतलब अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत। छुआछूत का अंत मतलब अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता या मतलब छुआछूत का अंत है। इसमें क्या है? इसमें क्या है साथियों कि जैसे छोटी जात के लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, तो अब क्या है? आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उनका क्या उनका ये मूल अधिकार है। यदि आप भेदभाव करेंगे तो वे जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए रिट दायर कर सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 18 में क्या है। उपाधियों का अंत। मतलब आप किसी को उपाधि नहीं दे सकते हैं सिवाय शिक्षा के क्षेत्र में आप उपाधि दे सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर। उपाधियों का अंत। आइए अब हम देखते हैं कि दूसरे नंबर में क्या है। साथियों अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर की। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। कहाँ तक साथियों? 19 से 22 तक। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या है। अनुच्छेद 19A की बात करें तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आइए देखते हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता। मतलब साथियों आप अपने विचार किसी के समक्ष रख सकते हैं।
और इसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता निहित है, मतलब इसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। साथियों 19A बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आपको परीक्षा में पूछ लेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आती है, किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो आप क्या बताएंगे? 19A। आइए देखते हैं दूसरे नंबर को, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप शांतिपूर्ण तरीके से हथियार ना लेकर आप क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। यदि आप साथियों हथियार लेकर सम्मेलन करने पहुंच गए, आप उग्र हो गए, तुरंत आपने फायरिंग कर दी तो बहुत लोगों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या कहा गया है? हथियार रहित। हथियार लेकर आप सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। हथियार यदि आप नहीं लिए हैं तो आप स्वतंत्र हैं, वहां तक आप स्वतंत्र हैं। आइए देखते हैं तीसरे में क्या है? संगठन की स्वतंत्रता। साथियों आप संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी संगठन बना के आप अपना काम कर सकते हैं। चौथे नंबर में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में, कहां पे? राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, मतलब पूरे भारत देश में आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं, टहल सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। भारत के किसी भाग में निवास करने एवं बोलने की स्वतंत्रता। आप किसी भी राज्य में जाके कहीं किसी भी स्थान पर जाकर रह सकते हैं, बोल सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। यह आपको मूल अधिकार दिया गया है। यदि आप आपको ऐसा करने से कोई रोकता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी अपील कर सकते हैं। भारत के किसी भाग में निवास करने या बोलने की स्वतंत्रता। छठे में क्या है साथियों? कोई वृत्ति आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी धंधा, बिजनेस, कोई भी काम कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, उसको करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 20 को, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। साथियों यदि आपके गांव में झगड़ा हो गया, आप उस झगड़े में इन्वॉल्व नहीं हैं, आपको भी पुलिस ने पकड़ ले गए और आपको पकड़ के जेल में डाल दिए और आपको अपने दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। क्या? कि आप अपने दोष सिद्धि को, मतलब आप अपने वकील को कर सकते हैं कि आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि मैं उस झगड़े में इन्वॉल्व नहीं था, मैं निरपराध हूं, मैं कोई अपराध नहीं किया। इसका मतलब क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आप सिद्ध कर सकते हैं कि मैं उस झगड़े में इन्वॉल्व नहीं था, मतलब मैं यह क्या अपराध नहीं किया हूं। अब देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? जीवन रक्षा एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। साथियों इसमें क्या है कि आप अपने जीवन की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आप ऐसे टहल रहे हैं, कोई आपको आए मारने लगे तो क्या कर सकते हैं? दैहिक स्वतंत्रता, आपको कोई मार पीट नहीं सकता, कोई क्या, आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। आपको यदि कोई मारता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि लाइसेंसी बंदूक को क्या किया जाता है? लाइसेंसी बंदूक लाइसेंस दिया जाता है लोगों को, किस लिए? अपनी दैहिक स्वतंत्रता के लिए। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। और इसी अनुच्छेद के तहत साथियों आपको पूर्ण निद्रा लेने की स्वतंत्रता है, मतलब सोते समय आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। साथियों यह मामला कहां से आया? यह मामला है साथियों रामलीला मैदान में बाबा रामदेव जी, आप तो जानते ही होंगे, वो योग वाले रामदेव जी, वो क्या कर रहे थे? वहां पे सो रहे थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो आए उनको उठाकर लेकर तुरंत पकड़ के चले गए। तो रामदेव जी ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट से क्या स्टेटमेंट आया कि कोई भी व्यक्ति यदि सो रहा है तो उस समय उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह किस अनुच्छेद के तहत है साथियों? अनुच्छेद 21। साथियों आप लोग भी खूब देर को उठते होंगे, पापा आपको बुलाते होंगे कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है, 7 बज गया, 8 बज गया है।
आप यदि सो रहे हैं तो यदि आपके पापा आपको अकारण उठाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप अपने पापा के खिलाफ क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि सर मुझको मेरे पापा ने असमय उठाया, मैं निद्रा में था। इसलिए मतलब क्या, अनुच्छेद 21 बहुत जरूरी है। आप बिंदास सो सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब चलते हैं अनुच्छेद 22 की ओर। अब बात करेंगे अनुच्छेद 22 की। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसमें क्या है, कुछ ऐसी दशाएं हैं साथियों कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जैसे आप बहुत बीमार हैं, आप कहीं डॉक्टरी में भर्ती हैं, उस स्थिति में नहीं है कि आपको गिरफ्तार करके कहीं ले जाया जा सके, तो उस समय क्या आपको गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर के अधिकार की ओर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है साथियों तो ले सकते हैं। साथियों अब बात करेंगे तीसरे नंबर की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध साथियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24। साथियों अगर बात की जाए अनुच्छेद 23 और 24 की तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में बार बार यह पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 23 में क्या है, या क्या पूछा जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। आइए देखते हैं अनुच्छेद 23 क्या है। मानव के साथ दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। मतलब साथियों मानव की आप तस्करी नहीं कर सकते हैं, मतलब इनका व्यापार नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि मानव की तस्करी बहुत ज़्यादा होती थी, हालांकि अब भी होती है लेकिन उस पैमाने पे नहीं होती है। अब बहुत चोरी छिपे होता है। इसके लिए क्या है, यह क्या है, मूल अधिकार के तहत है। इसके तहत बहुत ही कठिन कानून हैं। बाल श्रम मतलब बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं। आइए चलते हैं देखते हैं अनुच्छेद 24 को। अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। मतलब कारखानों आदि में आप छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं। आइए अब चलते हैं चौथे नंबर पर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। साथियों बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 25 और 28 के अंतर्गत आता है। परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आप क्या बोलेंगे, 25 से 28 के बीच। अब आइए हम एक एक अनुच्छेद को देखते हैं, 25, 26, 27 और 28 को। अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मान्य आचरण करने की स्वतंत्रता। मतलब साथियों आप किसी भी धर्म को मानने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कोई आप पर दबाव देकर किसी दूसरे धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। साथियों जैसे आप किसी धर्म को मानते हैं, उससे संबंधित कोई त्योहार है, कोई भी प्रथाएं हैं, तो उसके प्रबंध के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 27 में क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में संप्रदाय की स्वतंत्रता। मतलब किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में संप्रदाय की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 28 को देखते हैं। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। यदि किसी विद्यालय में कोई धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की बात हो रही है तो उसमें आप स्वतंत्र हो, उसमें आप उपस्थित होते हैं अथवा नहीं होते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अब चलते हैं हम अगले के लिए। अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार क्या है साथियों, पांचवा हमारा अधिकार क्या है, अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30।
किसमें जिक्र किया गया है इसका? अनुच्छेद 29 और 30 में। आइए देखते हैं अनुच्छेद 29 क्या है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मतलब उनके हितों का इसमें संरक्षण की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 29 में। ये क्या है साथियों? यह भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आपके परीक्षा में यह भी बार बार पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब साथियों अल्पसंख्यकों के लिए जो भी विद्यालय शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे उसमें अल्पसंख्यक ही प्रशासन, उसमें अल्पसंख्यक ही करेंगे। आइए अब चलते हैं अगले अधिकार की ओर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन सा अनुच्छेद है साथियों? अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साथियों क्या कहा है? इसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसकी संज्ञा दी है? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा संज्ञा दी है। मतलब साथियों यह साथियों अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? अनुच्छेद 32। इसको क्या कहें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? अनुच्छेद 32। साथियों हमें उम्मीद है कि आपको मूल अधिकार बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी हम इसका एक क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे, उसमें हमारे और भी जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे।